I'm Srijan Srivastava and you're listening to the 13th episode of Let's Optimize podcast series. So आज का टॉपिक क्या है प्रणय? आज का टॉपिक कुछ नहीं रहेगा। आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके, क्योंकि एक वीडियो में जिससे स्टार्टिंग में आपने अपने जर्नी के बारे में कुछ बताया था, एक शॉर्ट ब्रीफ में आपने अपना जर्नी एक्सप्लेन किया था, लेकिन हम आप उस चीज़ों को डिटेल में जानना चाहेंगे। तो इसमें तुम्हें क्या जानना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? तो इस जर्नी में स्पेसिफिकली तुम्हें कुछ पूछना चाहते हो? हैं कुछ? जैसे आपके माइंड में कैसे आया कि हमको ये चालू करना है? राइट हो? हाँ, राइटर बाबू। ओके, राइटर बाबू कैसे आए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो राइटर बाबू का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज बेस्ड अराउंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। तो टाइम फ्रेम बताता हूँ। वो टाइम था अराउंड 2011 का टाइम था जब राइटर बाबू के ऊपर राइटर बाबू बेसिकली स्टार्ट हुआ। ठीक है। सो उस समय फेसबुक लोग यूज़ करते थे और फेसबुक काफ़ी अच्छे से यूज़ करते थे, राइट? और मैं भी मतलब फेसबुक यूज़ करता था। तो फेसबुक में क्या होता था कि फेसबुक वॉज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट बैक देन एज अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर व्यूज एंड ऑल। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट यू कैनॉट एक्सप्रेस ऑन सोशल मीडिया बिकॉज एवरी वन इज लिसनिंग, राइट? और बहुत सारी चीज़ें whenever you share something, तो उसमें क्या होता है कि लोग आपके बारे में परसेप्शन बनाते हैं। ठीक है, यू आर बीइंग जज्ड बाय व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है। तो इंसान हर चीज़ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि जो क्रिएटिविटी होती है किसी की, और अगर लेट्स से अगर कोई प्रोफेशनल सिंगर है तब तो ठीक है, मतलब उसको तो प्रेजेंट करना ही है, राइट? बट जैसे मान लो कि तुम्हें गाने का शौक है बट तुम्हें पता नहीं कि तुम कितना अच्छा गा सकते हो, तो यू विल फील इनसिक्योर, यू विल फील डाउटफुल अबाउट शेयरिंग इट इन पब्लिक, राइट? तो उसी तरह से राइटिंग एज एन आर्ट फॉर्म, एज क्रिएटिव मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग। मतलब लोग उतना कंफर्टेबल नहीं होते। सारे मतलब अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो, किसी को नहीं पता कि तुम लिख रहे हो, तो तुम कुछ भी लिखोगे, राइट? मतलब यू विल बी टोटली फ्री। और वो जो फ्रीडम है ना, वो काफ़ी एक्सिलरेटिंग होता है। मतलब इट्स वेरी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस टू शेयर विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड और विदाउट बीइंग क्रिटिक्ड। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बीइंग क्रिटिक्ड, बट हाँ मतलब अगर कोई क्रिटिक भी कर रहा है तो यू वोंट टेक इट पर्सनली बिकॉज इट्स अ क्रिटिक ऑन योर क्रिएटिविटी, लाइक दैट पीस ऑफ आर्ट, राइट? और सेम विथ थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। ठीक है। हर चीज़ इंसान नहीं शेयर कर सकता सबके साथ, राइट? तो इस थॉट से, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू शेयर माई राइटिंग्स, क्योंकि आई वॉज नॉट अ राइटर ऐसे, मैं कुछ कुछ लिखता था पोएम वगैरह, बट मैं उसको फेसबुक पे शेयर नहीं कर सकता था। ठीक है। तो ये थॉट था। उसका जब टाइम आया, जब मौका मिला स्टार्ट करने का, तो फिर मैंने जो राइटर बाबू का जो कॉन्सेप्ट था उसमें यही था कि यू कैन शेयर योर राइटिंग, योर पोस्ट, आर्टिकल, पोएट्री, वट एवर, एनोनिमसली। तो एनोनिमिटी जो है वो सेंट्रल थीम था पूरा। और उस इस थॉट का जेनेसिस यही था। मतलब और भी बहुत सारी डिटेल्स है, बट और कुछ पूछना है? तो जैसे थॉट्स आते हैं, काफ़ी टाइप के थॉट्स आते हैं। तो उस थॉट्स में मीन्स किस चीज़ के लिए आप लगता था कि आपको कि कुछ जैसे कोई लिखना स्टार्ट कुछ मिसिंग लगता है, तो आदमी बस किसी से शौक होता है, किसी से लगता है नहीं कुछ हुआ है मेरे साथ तो हमको कुछ लिखना है अपने बारे में, हमको शेयर नहीं करना है। तो इस पे कुछ बताइए आप। तुम्हारे क्वेश्चन को ना मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब राइटर बाबू स्टार्ट किया था ना, तो क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था, तो एक दिन में 2 यूज़र आते थे, एक दिन में 3 यूज़र आते थे। तो क्या होता था कि वो लोग मुझे मैसेज भी करते थे। राइटर बाबू पे चैट चैट का भी फीचर था, तो उनसे मेरी बात होती थी। तो उन उन लोगों को समझने का मुझे बहुत अच्छे से मौका मिला, जो कि काफ़ी सारे लोग थे। लाइक ओवर द ईयर आई थिंक मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार राइटर्स आ चुके थे। ठीक है। तो ये जो तुम बोल रहे हो ना कि क्या चीज़ आदमी शेयर करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा रेंज है।
जो कि लोग शेयर करना चाहते थे और मैं भी शेयर करना चाहता था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉलिटिकल व्यू है, अगर तुम फेसबुक पे वो टाइम ऐसा था कि अगर तुम फेसबुक में शेयर करते हो तो 10 लोग जो है तुम्हें गाली देने के लिए पहुंच जाएंगे, राइट? कि ये ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, है ना? तो एक हो गया उस टाइप के व्यूज। फिर किसी पर्टिकुलर सोशल इशू के बारे में अगर आपका कोई थॉट है, ठीक है, तो यू कैन शेयर योर थॉट्स विदाउट द बैगेज ऑफ हु यू आर, ठीक है? बिकॉज अगर मान लो मैंने कोई, लेट्स से, कुछ काम ऐसा किया है, ठीक है, बट मैं अगर ऐसा उसके अगेंस्ट में कुछ मेरा थॉट अगर चेंज हो गया, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो लोग जो है, अगर तुम अपने नाम से शेयर करोगे, अपने जानने वालों के बीच में शेयर करोगे, तो वो फिर इस बात को, मतलब उस मैटर को छोड़ करके हर चीज़ पे तुम्हारे साथ डिबेट करेंगे कि तुमने तो वो किया था ऐसे, तुम झूठ बोल रहे हो, ये कर रहे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, राइट? तो वो सारी चीज़ हो सकती है। टू रिमूव ऑल दीज थिंग्स यू कैन शेयर एनोनिमसली। और सोशल इशू हो सकता है, पोएट्री हो सकती है, अगर कोई बहुत जैसे हार्ट ब्रोकन वाला, जैसे कोई दिल जले टाइप का कुछ अगर सीन है ना, तो अगर तुम फेसबुक पे शेयर करोगे तो सारे के सारे दोस्त यार, दो दो तीन तरह के लोग होंगे जो कि तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, पर्सनल मैसेज करेंगे। कुछ लोग होंगे यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब टू आउटराइटली रिजेक्टिंग योर व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, राइट? सो यू कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ। और पता है बहुत सारे डिप्रेशन का कारण ये भी होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं ना, दे नीड एक्सप्रेशन। इफ यू डोंट एक्सप्रेस योर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वो ना आपको लॉन्ग टर्म के लिए ना बैठ जाते हैं, ठीक है? उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वही है, मतलब अगर हार्ट ब्रोकन वाला किसी ने किया, पोस्ट किया फेसबुक पे खास करके, और इमेजिन फेसबुक ऑफ दैट टाइम जब सब लोग एक्टिव थे, है ना, मतलब नोटिफिकेशंस तुरंत में रीड करते थे लोग, और मतलब फोटो शेयर कर रहे हैं, अपना अचीवमेंट शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सब कुछ दिखा रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है। फेसबुक पे जो इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, दैट इज लाइक सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, बट लाइफ तो ऐसा होता नहीं है ना। लाइफ, रियल लाइफ तो अलग होता है। इट्स नॉट व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया। सो फिर कुछ लोग होंगे जो कि तुम्हें तुम्हारा कंसल्टेशन के लिए आ जाएंगे, है ना, कि समझाने लग जाएंगे अपने अपने तरीके से। बट द मेन थिंग इज दैट यू डोंट वांट एनी एडवाइस और एनी अदर थिंग, यू जस्ट वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, है ना? एक एक्सप्रेस करने से एक बहुत रिलीफ सा फील होता है। सो वो चीज़ें हैं। तो सोशल कॉज हो गया, हार्ट ब्रोकन वाली चीज़ें हो गई, रोमांटिक चीज़ें हो सकती हैं, है ना, पॉलिटिकल हो सकती हैं, पॉलिटिक्स के भी लोग काफ़ी शेयर करते थे। हाँ, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कुछ क्रिएटिविटी वाली चीज़, अगर कोई फिक्शन लिख रहा है ना, खतरनाक प्लॉट है उसका, मतलब ऐसा कुछ जो कि शायद ऐसे नहीं शेयर कर सकता, राइट? तो जैसे कोई फिक्शन शेयर कर सकता है, और फिक्शन में कुछ भी हो सकता है, अगर आपको छोड़ दिया जाए कुछ भी लिख सकते हो, तो सोचो कितना अच्छा क्रिएटिविटी निकल के आएगा, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल यूज टू राइट। ठीक है। मतलब उसका जहाँ तक ये है कि एनोनिमस था, तो अगर कोई कुछ भी अपना लिख रहा है तो उस पे उसको मतलब पॉजिटिव भी मिल सकता है, क्रिटिक से जो बात की नेगेटिव भी मिल सकता है। बस ये होगा कि हाँ, ये नहीं किसी और को पता चलेगा कि वो मैंने ही लिखा है। जिससे आपने बोला कि फिक्शन के लिए, ताकि बहुत अच्छा लगा तो फिर वो चाहेगा तो शेयर कर सकता है बाकी लोगों से, नोन से पहले, वो अननोन का पहले रिव्यूज काइंड ऑफ ले सकता है उस पर। तो उसमें ना तीन तरह के वो थे, हैं, अभी भी हैं, मतलब राइटर स्टिल लाइव एंड पीपल आर राइटिंग। तो तीन तरह की चीज़ें हैं। विजिबिलिटी सेटिंग्स है, एक तो एनोनिमस हो गया, और एक पब्लिक है, और एक है विद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स का सिस्टम भी था कि यू कैन ऐड फ्रेंड्स। ऐसी कोई चीज़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो, मतलब इट वाज नॉट जस्ट लाइक एनोनिमस प्लेटफॉर्म, बट क्या था कि जब आप पढ़ रहे हो आर्टिकल या फिर पोएम, जो भी पीस है, यू डोंट सी द नेम ऑफ द राइटर, यू हैव टू टेक अ स्मॉल पूल जिसमें चार को एक्सप्रेशंस थे, सेलेक्ट करना था, जैसे हैप्पी उस टाइप वाला उसमें था। एक फर्स्ट था सेकंड था नाइस, थर्ड था हैट्स ऑफ, फोर्थ था स्पीचलेस, और एक आप रिमार्क दे सकते हो। ठीक है, तो आप जब पोल सबमिट कर देते हो तब आपको पता चलता है किसने लिखा है, इवन इफ इट इज योर फ्रेंड्स। तो आप पहले अपना ओपिनियन बता दो, उसके बाद फिर आपको जो लगना है लगेगा। बिकॉज क्या होता है कि
एक ऐसा इंसान जो आप जानते हो कि अच्छा ये तो ऐसे ही है, मतलब जो एकदम मस्खरी वाला टाइप आदमी है, और कोई पीस आप पढ़ रहे हो जो कि एकदम डीप सैड और वैस उस टाइप का है, तो अगर आपको पहले से पता चल जाए कि ये उसने लिखा है तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, राइट? यू वोंट बी एबल टू सी दैट इन, लाइक, हाँ, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। इंटरेस्टिंग तो खैर पता नहीं, उसको आप मतलब सीरियसली नहीं लेंगे। आप उसको उसके साथ अटैच करके देखोगे ना, राइट? बट द होल क्वेस्ट इज टू बी फ्री, है ना? यू हैव टू फ्री फ्रॉम ऑल योर प्री कंसीव्ड नोशंस एंड ऑल। ठीक है, तो ये था। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वंस यू गिव अ पोल, तो जो फीडबैक है वो जाता है ऑथर के पास एज अ नोटिफिकेशन, वो देख सकते हैं कि क्या है। अब ऑथर को ये नहीं पता कि किसने दिया फीडबैक। दोनों है, ठीक है, स्ट्रेंजर है, दोनों स्ट्रेंजर है, लेकिन वो उस पर रिप्लाई कर सकता है। तो यू एंटर इनटू एन एनोनिमस चैट, ठीक है, और एनोनिमस चैट पे यू ऑलवेज हैव अ बटन टू रिवील योर आइडेंटिटी। तो मान लो आपको लगा कि हाँ ठीक है, बात करके सही लग रहा है, और मतलब अगर ज़रूरत है आइडेंटिटी रिवील करने की, तो यू कैन रिवील योर आइडेंटिटी, देन दे गेट टू नो कि अच्छा मैं इस बंदे से बात कर रहा था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये रिवील आइडेंटिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब वो दोनों रिवील कर सकते हैं या क्या? मतलब मतलब उसके जिसको मन है पहले वो रिवील कर सकता पहले है। रिवील कर हाँ, सकते हैं। अब मतलब हाँ, उसने रिवील कर दिया, उसने नहीं किया तो मतलब ठीक है, हाँ, बट दिस इज ऑलवेज लाइक जजमेंट एरर हो सकता है कि नहीं बता। कोई भी पहले रिवील हाँ, कर सकता कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये था, और इतना हाई एंगेजमेंट था ना, मतलब एवरेज यूजर टाइम जो है, एवरेज टाइम स्पेंड बाय अ यूजर इन अ पर्टिकुलर सेशन 16 मिनट का था, जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, फॉर अभी हम लोग जितने भी उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म्स बनाए, कुछ भी किया, उसमें 1 मिनट के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। फिर सो इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा एंगेजमेंट था, और काफी सारे लोग दोस्त भी बन गए। फिर आउटसाइड राइटर बाबू भी, दे कनेक्टेड ऑन फेसबुक एंड ऑल, भी वो सब भी हुआ। राइटर बाबू का पेज भी बना हुआ था, फेसबुक पे भी था। फेसबुक पे तो था ही, मतलब पब्लिसिटी कैसे करते, फेसबुक से लेके आते थे यूजर्स को। तो ये तो राइटर बाबू का ये जर्नी था आपका, ये था। फिर राइटर बाबू से WBOS जो ये है, ये मतलब आपके माइंड में कैसे आया कि हाँ अब WBOS स्टार्ट करना है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट कुछ? तो WBS जैसे हमारे ऑडियंस को शायद नहीं पता होगा, राइट? तो writerbabu.com स्टार्ट हुआ, उसके लिए उसमें एक फीचर था बुक पब्लिशिंग का, तो उसके लिए हमें चाहिए था पेमेंट गेटवे, सो दैट उसके पहले तो कुछ भी नहीं था। तो ऐसा सोचा था कि बुक पब्लिशिंग का प्लेटफॉर्म बन की तरफ इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हाई एंगेजमेंट था और काफ़ी सारे लोग लिख रहे थे। तो पेमेंट गेटवे की ज़रूरत थी, तो पेमेंट गेटवे के लिए यू नीड अ लीगल एंटिटी, कुछ भी प्रोप्राइटरशिप या कुछ भी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म हुई थी, विच इज़ राइटर बाबू ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, राइटर बाबू ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। अब ये नाम जो है मैंने नहीं चूज किया था, ये जो सीए ने बना के दिया वो दिया, राइटर बाबू बता दिया था कि राइटर बाबू .com के लिए है, बिकॉज नेम का अवेलेबिलिटी वगैरह भी होता है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने के लिए। तो ऑनलाइन सर्विसेज ऐड कर दिया, मैंने ठीक है। वैसे भी ब्रांड नेम इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट लीगल नेम इज। तो राइटर बाबू, ये WBOS जो है वो उसका शॉर्ट फॉर्म है बस, ठीक है। तो राइटर बाबू से WBOS में कैसे आए, उसके लिए जानना तो पड़ेगा कि राइटर बाबू कब तक फुल फ्लेजेड उसमें चल रहा था, राइट? सो 2011 के एंड में स्टार्ट किया था मैंने, 2012 जनवरी में मैंने लोगों को बताया कि हाँ बन गया है, ज्वाइन करो। उसके बाद 2013 तक तो बिल्कुल फुल फ्लेजेड उसमें मैं लगा रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो फिर हो गया थोड़ा पार्ट टाइम, मैंने क्योंकि जॉब ज्वाइन करना पड़ा मुझे, ठीक है। उसके बाद फिर 2015 आते आते तक वो उसमें मतलब जॉब वगैरह में और ज़्यादा बिजी हो गया, तो फिर वो काइंड ऑफ ऑटो पायलट मोड पे चला गया, राइट? उसके बाद फिर 2017 में, उस समय मम्मी का वो चल रहा था, लक्ष्मी रेसिपीज, रेसिपीज वेबसाइट। सो उसमें फिर तुम्हारा प्रोडक्ट्स लॉन्च हुआ, उसमें आमला जैम था, वो सब था, तो वहाँ पर हमारा फ्लैट है,
दिल्ली में। तो वहाँ पे ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करना बहुत मुश्किल है, और हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ स्पेस थोड़ा ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्पर्स यहाँ ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं पटना वापस और कुछ सेटअप करते हैं। तो ये तो डिसीजन ले लिया, लेकिन अब सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए होता है ना। तो फिर वहाँ पर से क्या हुआ कि फिर मैंने ये सोचा था कि मैं साइड में प्रोजेक्ट्स लूँगा जस्ट टू सस्टेन इट, सस्टेन एवरीथिंग एल्स। बट फिर क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट किया, फिर उनके लोगों ने दूसरे लोगों को रेफ़र किया, फिर और हुआ। वो करते करते ऐसा हो गया कि फिर मतलब आई हैव टू गेट फुल टाइम इनटू प्रोजेक्ट्स। तो वही 2000 उसके बाद से फिर 2017 में हम लोग यहाँ आए। उसके बाद से WBS ही जो है वो फिर धीरे धीरे टीम भी बढ़ी और ऐसे ट्रांजिशन हो गया। इसका मतलब पहले जब WBS यहाँ आए तो टीम आपकी बड़ी थी? नहीं। नहीं। सो पहले सिर्फ सिर्फ मैं था और सौम्या। तो जो प्रोजेक्ट आते थे उसमें डेवलपमेंट मैं करता था और सौम्या टेस्टिंग करती थी। फिर धीरे धीरे हायरिंग की जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बढ़े। एक्चुअली 2019 के टाइम पे, हाँ 2018 के एंड में के अराउंड जो है प्रोजेक्ट्स अचानक से बहुत सारे बढ़ गए। सो फिर फंड्स भी हो गए कि हायरिंग कर सकते हैं, तो उस समय हमने फिर हायरिंग की और फिर टीम बढ़ गई फिर। तो WBS में आपको सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा लगा? ओके, वैसे तो सारे प्रोजेक्ट्स ही चैलेंजिंग थे, बट सबसे चैलेंजिंग दो मैं बोलूँगा, दो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थे। एक था फन रोबोटिक्स का। फन रोबोटिक्स में क्या था कि क्लाइंट वांटेड टू गेट अ प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसमें जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट है वो तो चिल था, ठीक है, वो तो खैर स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, मतलब कोर्स का मटेरियल है उनका, उसको बेसिकली करना था। चैलेंजिंग पार्ट ये था कि उसमें एक टूल इंटीग्रेट करना था, विच वाज लाइक इट वाज अ एडिटर, द विजुअल टूल टू ड्रैग एंड ड्रॉप एंड क्रिएट ब्लॉक्स ऑफ कोड। इधर आप ब्लॉक्स को जोड़ते हैं साथ में और उधर कोड जनरेट हो जाता है, ठीक है। सो दैट वाज काइंड ऑफ चैलेंजिंग। उसमें एक प्रोजेक्ट, उसमें दो पार्ट थे, जूनियर सेक्शन का अलग था, सीनियर सेक्शन का अलग था। और जो जूनियर वाला था वो था एक MIT का प्रोजेक्ट था, स्क्रैच नाम से, जो कि उन लोगों ने चालू किया था बट वो लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे उस समय तक। तो हमने उसको उठाया था। इट वाज नॉट इन प्रोडक्शन, वो उन्होंने रिलीज भी नहीं किया था, उनका बीटा तक नहीं पहुंचा था, बस ऐसे ही कोड बेस था उनका। ओपन सोर्स बना रहे थे तो कोड बेस तो अवेलेबल था ही। तो हमने उसको उठाया, उसकी सारी चीज़ें फिक्स की और उसको वर्किंग में लेके आए और उसको यूज़ किया। जनरली क्या होता है कि आप किसी अगर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ऑलरेडी टेस्टेड होती है, काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो जनरली चल जाता है एक बार में, या फिर एक बार में नहीं भी तो थोड़े टाइम में आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन देख लो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसी चीज़ जो कि जिसका डॉक्यूमेंटेशन ठीक से है भी नहीं, कुछ लोगों ने मिलके बनाया था कि हाँ कुछ करेंगे, वो आधा अधूरा रखा हुआ है, उसको उठा करके आपने फिर उसमें चीज़ों को फिक्स करके उसको कस्टमाइज करके फिर इसमें इम्प्लीमेंट किया। तो वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। दूसरा जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था वो था कार्ली, कार्ली और स्विफ्ट बॉक्स यू कैन से। उसमें क्या था कि चैलेंजिंग इस सेंस में था कि इट वाज ऑपरेशंस बिजनेस, ठीक है। ऑपरेशन बिजनेस में ना डिलीवरी का काम था, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें यू हैव टू बी ऑन ऑन योर टोज कि कभी भी कुछ भी इशू आ रहा है आपको तुरंत फिक्स करना है, तुरंत देखना है। क्योंकि मान लो अगर कोई राइडर है, वो दुबई में घूम रहा है कहीं कुछ डिलीवर करने के लिए, अब उसका ऐप नहीं चल रहा है मान लो, या फिर उसको ऑर्डर नहीं रिसीव हो रहा है, मतलब हज़ारों तरह के इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है फिर वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि हाई प्रेशर सिचुएशन जिसमें कि आपको तुरंत देखना है, तुरंत मतलब आपका अलग डेवलपमेंट काम भी चल रहा है और उसी बीच में आपको
यू हैव टू फिक्स इट, डिबग इट, फिक्स इट तुरंत में। तो वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। पीएमओ तो ऑप्टिमाइज का है। हाँ, पीएमओ भी काफ़ी चैलेंजिंग था। वो इस सेंस में चैलेंजिंग था क्योंकि हमें जब बताया गया कि ये करना है, मतलब पूछा गया कि करना है, तो मैंने हाँ कर देंगे। तो फिर हुआ कि 1 हफ्ते में करना होगा। मैंने कहा, यार 1 हफ्ते में तो इम्पॉसिबल है, एकदम ही इम्पॉसिबल है। तो लेकिन फिर भी हमने उसको 2 हफ्ते में करके दे दिया था, जबकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वो स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन ना बहुत कॉम्प्लेक्स था और बहुत ज़्यादा डायनेमिक था। और अरेबिक सपोर्ट था, तो वो डायनेमिक होने के कारण और अरेबिक सपोर्ट के कारण काफ़ी चैलेंज था। और डायनेमिक से मेरा मतलब ये है कि जैसे डायनेमिक जनरल सेंस में होता है कि जैसे कि कंटेंट, जैसे मान लो अगर तुम्हारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, तो एक टेम्पलेट बना दिया, उसमें आप कंटेंट आप 10 तरह का डिज़ाइन प्रिंसिपल, सेम टेम्पलेट यूज़ हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर में आप डेटा डाल दोगे तो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या था कि अगर एक सेक्शन होता था हाउ डू यू ब्रिंग इट टू लाइफ, ठीक है, तो उसमें क्या था कि हर चैप्टर जो है उसका वो अलग फॉर्मेट में था। उसमें मतलब एक तो डायनेमिक था, उसके अंदर भी जो है कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि ओवरऑल पूरे उसको एनालाइज किया और उसमें से कॉमन कॉमन स्ट्रक्चर, द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया कि कम से कम टाइटल तो होगा ही ना, कुछ भी सेक्शन है तो टाइटल होगा और एक पैराग्राफ होगा, तो टाइटल पैराग्राफ एक एक यूनिट बन गया, तो ये मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा है। फिर एक था कि एक टाइटल होगा और 4 बॉक्सेस होंगे, तो ये एक पैटर्न बन गया। अब एक डिज़ाइन प्रिंसिपल में हो सकता है कि पैटर्न 1, पैटर्न 3, पैटर्न 11 यूज़ हो रहा है, दूसरे वाले उसमें पैटर्न 30, पैटर्न इस टाइप से यूज़ हो रहा है। तो पॉसिबल था और उन लोगों ने कर दिया, बट इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। पूरा कंसेप्चुलाइज करना, पूरा डेवलप करना, पूरा कंटेंट ऐड करना, अरेबिक भी ऐड करना, अरेबिक भी ऐड किया था। तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, मतलब वो टाइम जो है ना वो काफी, हालांकि सुपर डायनामिक मजा था, मजा भी आता सुपर है, डायनामिक। प्रणय बताएगा। मतलब पीएमओ तो एज अ जो हमारा एक्सटर्नल प्रोजेक्ट जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे लिए वो पहला प्रोजेक्ट था, जो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी था और मतलब काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए। और सबसे बड़ा उसमें जो चैलेंज था जो अरेबिक लैंग्वेज था, वो क्या था कि मतलब यहाँ इंडियन टीम जो थी उसके लिए अननोन लैंग्वेज था वो। अरबिक टीम के लिए तो ठीक है वो हो जाता था, लेकिन हमारे लिए वो काफ़ी, क्योंकि हम कुछ भी ऐड करते थे तो हमारे समझ में नहीं आता था कि वो सही रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्लस फिर जो डिजाइन्स जो थे वो भी जिस तरह सृजन ने बताया कि डिजाइन को पहले एनालाइज करके उसको सब तोड़ना कि कैसे वो बनेगा, वो काफी चैलेंजिंग था। और सबसे बड़ा जो उनका टाइम फ्रेम था कि 1 वीक में देना है उन्हें, तो वो 1 वीक इम्पॉसिबल था, फिर भी हमने उसको मतलब दिन रात करके 2 वीक में उसको डिलीवर किया था। और काफी अच्छा था, बहुत सारा चीज सीखने को मिला हमें कि कैसे प्रोजेक्ट को, मतलब अगर ऐसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें कैसे उन सब चीज़ों को, हाँ, शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट नहीं, मतलब जो चैलेंजिंग ये है तो उसको कैसे मतलब ओवरकम किया जाए हर चीज़ों को, जो भी प्रोजेक्ट्स में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो काफ़ी लर्निंग उससे मिला और एक अच्छा एक्सपीरियंस था। इससे ना मुझे ये भी, मतलब अभी ऐसे ध्यान आ रहा है कि हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, उसमें हमें ना टाइम टू टाइम इंटरनल प्रोजेक्ट्स में भी ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिसको कि हम उस स्केल पे हम कर सकें, मतलब उस अर्जेंट जो, जैसे काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें जैसे होती हैं, उसमें ना सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत मज़ा आता है। वैसा भी हम लोग को अपने इसमें करना चाहिए, कभी कभी प्लान किया जाएगा। तो आप हमारे ऑडियंस को, कोई भी एंटरप्रेन्योर है या एस्पिरेंट है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसको आप कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स टिप्स से बड़े लोग देते हैं, हम लोग तो अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बट जो भी जर्नी रहा है उसमें आई थिंक जर्नी को एंजॉय करना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब जो जो हम क्रिएट करते हैं ना, जैसे कोई प्लान करते हैं और उसको अचीव करते हैं, वो जो छोटा सा सक्सेस होता है वो ना बहुत मैटर करता है। और जैसे हमने पीओ किया, उसकी हम आज बात कर रहे हैं, दैट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, है ना, कि हमने कुछ पिकअप किया और हमने उसे डिलीवर किया।
तो ये छोटे-छोटे सक्सेसेस ना मिल करके एक बड़ा पिक्चर क्रिएट करते हैं, जो कि फिर बाद में देख करके लगता है कि हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो छोटे मतलब फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स एट अ टाइम and win them. That is all what I can say. I think that's all for today. Cool. So let's conclude this podcast. आप लोगों को ये podcast कैसा लगा? Please comment में बताइए. That's it. Thank you so much for listening. Bye bye.